कर्नाटक में 17 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। बीजेपी ने आपकी पार्टी के अध्यक्ष आपके 1 लाख रुपए लेते हुए कैमरे पर पकड़े गए, जेल जाना पड़ा। पार्टी ने कभी नहीं निकाला, स्वयं गए और वो स्वयं आए हैं और ना ही आज तक उन पर इस तरह का कोई आरोप लिया तो आप ही ने है ना। ठीक है, बात वो नहीं है, तरीके की बात हो रहा है, तरीके की बात नहीं है, बात हो रही है उन व्यक्ति करप्शन के मामले में। संदीप जी आपके पास करप्शन के मामले में बीजेपी का कांग्रेस पर अगर आरोप की बात करें तो मुझे एक मुहावरा याद आता है, छन्नी बोली सुई से तेरे पेट में गलत सारा भ्रष्टाचार से भरी हुई है कांग्रेस। पार्टी में नरेंद्र मोदी पर आपको आरोप लगा, आज तक पूरी सरकार कम से कम इतने भी तो आपको खुश होना लगी हुई है। इंतजार कीजिए, वो भी सामने आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पूरी सीबीआई सारे वहां भी किसान परेशान है कि वहां भी जबरदस्ती जमीन वहां पर सारी जब से मोदी का राज है, पूरी कांग्रेस और सीबीआई वहाँ हर चीज पे जांच पे लगी हुई है। आज तक कोई 10 साल में हाथ नहीं लगा। 10 साल में लोकायुक्त तो नहीं बनाया फिर आपने, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा, इसके दत्ता साहब के पास जाऊंगा आपके बाद। आपको भी उस चीज में जिक्र किया राहुल गांधी ने, जिस मार्केटिंग की बात की कि उन्होंने कुछ लोग हैं जो गंजे को कंघी बेच रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो हेयर कट दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ये निशाना सीधा आम आदमी पार्टी पर है। इससे पहले प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि सड़कों पर कानून नहीं बना करते हैं। क्या लगता है इसको किस तरह से ले गया? राजीव भाई, हमें कमियां ढूंढने की बजाय अरविंद केजरीवाल के हौसले की दाद देनी चाहिए। कमियों की बात तो आप पार्टी के हौसले की दाद देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जब जनता सड़कों पे थी तो इन्होंने चैलेंज किया कि भाई आप पार्टी बना के दिखाइए। जब पार्टी बन गई तो चैलेंज किया कि जीत के दिखाइए। जब जीत गया तो अब इनके सगुफे तरह तरह के हैं, क्योंकि पता इनको है कि जनता इनको नकार चुकी है। आज की डेट में अभी ईशू भाई जो बात कह रहे थे या दत्ता साहब बात कह रहे थे, ये पता नहीं क्या ऐसा एक दिन में इन्होंने कर दिया कि जादू की छड़ी घुमाई और ये आज कांग्रेस बिल्कुल भली दिखने लगी है, भली हो गई। साहब देखिए, साहब बात मेरी पूरी हो जाती, जब आप बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रहा था। साहब देखिए, आज का युवा पीढ़ी ना मोदी जी के बहकाव में आने वाला है, बीजेपी के बहकाव में आने वाला है, ना कांग्रेस के बहकाव में आने वाला है। उसके कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं, उसकी छोटी छोटी समस्याएं हैं। उस समस्याओं पे जब तक पार्टियां ध्यान नहीं देंगी तब और उसके समाधान पे काम नहीं होगा, तब तक नई पीढ़ी निकल के उसके साथ नहीं जाएगी। और ये दोनों पार्टियां न नई पीढ़ी को मौका देने को तैयार है। बातें तो नई पीढ़ी की होती है, वहां कौन सी नई पीढ़ी है? सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, ये नई पीढ़ी का हुआ है। ऐसी तमाम पार्टियां देश में हैं जिनकी नई पीढ़ी के नाम पे उनके वंशज या उनके बेटे काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी इससे अछूती नहीं है, बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। देश की आधी से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी इससे अछूती नहीं है। आज ये वंशवाद के खिलाफ फिर लड़ाई लड़ने का समय है। नई पीढ़ी को इस लड़ाई में खुल के नई पीढ़ी सामने आ रही है और इसका संदेश पूरे देश में जा रहा है। आज भ्रष्टाचार समस्या है, आज कालाधन समस्या है, आज महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान कहां ये लोग लेके आ पा रहे हैं? संदीप भाई आप लोग भी तो बुला रहे हैं दूसरे लोगों के, कांग्रेस के लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं। बड़े देखिए, हमने किसी पार्टी को अपने यहाँ नहीं बुलाया। जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जो लड़ना चाहते हैं, वो एक साझा मंच पे आके काम करना चाहते हैं, वो किसी पार्टी के हों। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत होना चाहिए। इसके दत्ता साहब के पास चलूंगा, काफी देर से सुनने। और दत्ता साहब तो बिल्कुल आज कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। इनको तो हमें लगता है कांग्रेस वाले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दत्ता साहब प्रवक्ता है कि नहीं ये वही बताएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राहुल की गर्जना में कितना दम है उसी की परख हम कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। इससे पहले दरअसल बात को हम आगे बढ़ाएं, सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। अगर हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है तो चुनाव कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव वो लड़ेगा जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी है। और क्या कुछ कहता है राहुल गांधी का राजनीतिक सफर अभी तक का, देखिए, उस पर एक नजर डालिए, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहता है राहुल का राजनीतिक सफर?
अगर अब तक के राहुल के राजनीतिक सफर की ओर देखा जाए तो राहुल 2004 में अमेठी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2007 में यूथ कांग्रेस और NSUI के इंचार्ज और महासचिव बने। संगठन के लिए खास चेहरे तलाशने का उनका अभियान फ्लॉप रहा। 2009 में अमेठी से दोबारा निर्वाचित हुए, लेकिन सरकार में हिस्सा नहीं बने। यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन में हुए सुधार का श्रेय राहुल को मिला। लोकसभा में उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं रहा। 2011 में भट्टा पारसोल के किसानों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों की जमीनों का हाईवे के लिए अधिग्रहण कर लिया गया। इस केस में राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2012 के यूपी विधानसभा के चुनावों में पार्टी के प्रमुख प्रचारक रहे, जिसमें पार्टी केवल 28 सीटें ही जीत सकी। 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। 27 सितंबर 2013 को राहुल गांधी ने दागियों को बचाने वाले अध्यादेश पर की विवादास्पद टिप्पणी। 16 जनवरी 2014 कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि राहुल को पार्टी की ओर से पीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया। हालांकि सोनिया गांधी ने अपने भाषण में ये साफ तो कर ही दिया है कि राहुल नहीं होंगे कांग्रेस के पीएम पद के उम्मीदवार। वो केवल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व ही करेंगे। अब देखना ये है कि कांग्रेस का ये फैसला कितना सही है और कितना है गलत। अब ये तो वक्त ही बताएगा। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आखिर राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया गया? क्या इसके पीछे कांग्रेस को कोई डर था? क्या राहुल जनता में अपना प्रभाव नहीं जमा पाते? क्या कुछ वजह है? उस पर एक नजर डालिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। आखिर क्यों राहुल को पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया? क्या कहता है राहुल का रिपोर्ट कार्ड? अगर राहुल के अब तक के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बातचीत की जाए तो कुछ इस तरह है राहुल का रिपोर्ट कार्ड। राहुल ने 2004 में पहला लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ा। 2007 में पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाया। 2009 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश में 100 रैलियां की। कांग्रेस पार्टी ने वहां 21 सीटें जीती। 2004 की तुलना में कांग्रेस को 12 सीटें मिली। 15वीं लोकसभा में कांग्रेस महासचिव राहुल की हाजिरी महज 43% रही। उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। 14वीं लोकसभा में उनकी हाजिरी 63% रही। उन्होंने 5 बार बहस में हिस्सा लिया था और 3 बार सवाल पूछे थे, जिस वजह से वो अपना प्रभाव जनता पर नहीं डाल सके, जिस वजह से नहीं दिखा राहुल का ज्यादा असर। राहुल गांधी ने 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने 200 रैलियां की। खुद अपने लोकसभा क्षेत्र की 15 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 2 पर जीत दर्ज की। यूपी की कुल सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 28 पर ही जीत दर्ज कर पाई। 2007 विधानसभा चुनाव की तुलना में राहुल गांधी को सिर्फ 6 सीटें ज्यादा मिली और सीटों की संख्या भी कम हो गई। 2013 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी का सक्सेस रेट 25% रहा। राहुल गांधी ने 4 राज्यों में 11 दिन में 17 रैलियां की और 110 सीटों तक पहुंचे। सबसे ज्यादा 4 दिन मध्य प्रदेश में रहे। ये तो था राहुल का रिपोर्ट कार्ड, जिस वजह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2013 में भी अपना जादू नहीं चला पाए राहुल। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चलिए तो बातचीत को हम वहीं से बढ़ाएंगे। के दौरान हुआ इसके दत्ता जी संदीप दुबे कह रहे थे कि आज आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। संदीप दुबे जी से जरा पूछिए कि कितने बार और पार्टी हॉपिंग करेंगे। जेडीयू से आम आदमी पार्टी से हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल, फिर हो सकता है भाजपा में चले जाए और फिर हो सकता है कि संन्यास ले ले।
जो संगठन कांग्रेस के दत्ता साहब आपको पूरी बात बताएं, सुनिए। जो संगठन कांग्रेस के गोद में बैठ के सत्ता चला रही है, शोभा नहीं देता है किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पे आरोप लगाना, नीतिहीन आधार पे राजनीति में आ जाना और उसके बाद बिना नीति के सत्ता नहीं चलता है। इसीलिए बरसाती मेंढक की तरह तितर बितर हो रहे और हर दिन रेवेलियन की गूंज आ रही है। और यही होता है जब पिपली लाइव दर्शाया जाता है मीडिया के सामने। ये कोई टीआरपी का खेल नहीं है राजनीति। इसलिए गवर्नेंस पे बात कीजिए, नीति पे बात कीजिए और चीजों को बताइए। आपके पास वैकल्पिक चीजें क्या है? विदेश नीति को लेकर कौन सा आधार है? गांधी का स्वराज है, गांधी का स्वराज दत्ता साहब, जिसको आप लोगों ने पूछा भारत में राजनीतिक नई नई परंपरा स्थापित करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने गांधी के गांधी को मंच नहीं, देखिए दो लोगों का मंच नहीं, दो लोगों का मंच नहीं, आप दो लोगों का मंच नहीं है, दर्शक देख रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग देख रहा है। ठीक है दत्ता साहब, बोलने से पहले सोच समझ के बोलिए आप। ठीक है दत्ता साहब, मैं आपके पास आऊंगा। यूसुफ जी आपके पास आना चाहूंगा। इस तरह इस बहस को किस दिशा में ले जाया जाए? जिस तरह से अगर बातें हो रही, आम आदमी पार्टी की का अपना राग है, दूसरी पार्टियों का अपना राग है। अब मैं इस सवाल पे आना चाहूंगा कि जो हाल का परफॉर्मेंस राहुल गांधी का रहा है, वो जो 4-5 राज्यों के जो नतीजे आए खासकर, उसके बाद इससे पहले का भी जो रिपोर्ट कार्ड राहुल का रहा है, उसको देखते हुए अब राहुल की अगुवाई में जिस तरह से कांग्रेस जा रही है, क्या उम्मीद करेगी कांग्रेस और क्या स्थिति बनती है? ये कांग्रेस राहुल की अगुवाई में जरूर जा रही है, लेकिन राहुल की अगुवाई में कांग्रेस कोई क्रांति ले आएगी, 206 सीटों से बढ़ के 250 तक पहुंच जाएगी, ऐसा सोचना और इससे उम्मीद करना एकदम महज बचकानापन होगा। राहुल के लीडरशिप के अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, बात जहां तक है कांग्रेस का तीसरी बार सत्ता में आना केंद्र में हालात पे डिपेंड करेगा। सिर्फ कांग्रेस कितनी सीटें ले आती है, कांग्रेस के खुद के नेता मानते हैं कि साहब इस बार हम 100 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के जो सहयोगी दल है वो कितनी सीटें लाते हैं, आम आदमी पार्टी कितना वोट काटती है। देखिए, जो 2014 का चुनाव होने जा रहा है वो एक अलग तरह का चुनाव होगा। ठीक है, जहां पर दो पार्टियां आइडियोलॉजी के आधार पे अपने अपने गठबंधन के सामने सामने होंगी। कुछ और पार्टियां जो न इस खेमे में है ना उस खेमे में है, वो अपने राजनीतिक सोच, अपनी आइडियोलॉजी और अपने जातिगत समीकरणों के आधार पर सत्ता में होंगी। और एक नई नवेली पार्टी जिसने दिल्ली में सब कुछ हिला के रख दिया, सरकार बना ली, वो अपने प्रोग्राम के नाम, क्योंकि अभी नीति सामने नहीं आई है आम आदमी पार्टी की। तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, लोकसभा का चुनाव कोई नाली ठीक करा देंगे, खड़ंजा ठीक करा देंगे, उस पर ले जाने वाला नहीं है, वो नीतिगत मुद्दों पर होगा। और नीति के लिए वो शायद ड्राफ्ट अभी बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी नेता से जब बात होती है तो कहते हैं कि अभी हम किसी नीतिगत मामले में बात नहीं करेंगे। बहरहाल वो जो भी उनका डॉक्यूमेंट सामने आएगा, तो जब तक वो नीतिगत चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो जोश में हर आदमी झाड़ू उठाए हाथ में घूम रहा है। अब वो झाड़ू किस पे फेरेगा ये अभी। ठीक है यूसुफ जी, कांग्रेस के अंदर आपने काफी करीब से कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस को परखा है, उसकी नीति और दशा दिशा सब देखी है आपने। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कई नेता विरोध भी करते रहे। जयराम रमेश का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बहुत बाद की सोचते हैं, चुनाव हमको अभी लड़ना है। तो जब अब राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, ये विरोध नहीं है राहुल, माफ कीजिएगा, ये क्या विरोधाभास देखने को मिलेगा? कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के कहीं कोई विरोध नहीं है, इसमें ये तो आप भूल जाइए। जयराम रमेश अपनी बेबाक टिप्पणियों को ले जाने जाते हैं, और वो पार्टी में 2-4 नेता ऐसे होने भी चाहिए कि जो किसी मंच पर कम से कम कोई ऐसी बात कहे कि तालाब में पत्थर तो फेंके। तो जयराम रमेश जो बात कहते हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी बहुत आगे की सोचते हैं, लेकिन जब बात आती चुनाव जीतने की तो उस पर उनका दिमाग नहीं चलता है। ये बात वो कही, तो इसके अंदर कहीं विरोधाभास नहीं है, ना राहुल गांधी की काबिलियत पर कोई सवाल उठा रहा है, ना उनके विजन पर। वो कहते हैं भाई दूर की अगर आदमी नहीं सोचेगा तो कैसे काम चलेगा, बात वहां है। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी अकेले चुनावी नैया पार लगा देंगे ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर मैनेजर्स, पुराने जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं, उनको धीरे धीरे आगे लाया जा रहा है। पुराने जो लोग हैं उनके तजुर्बे का फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। आज की तारीख में अगर देखा जाए 2014 के चुनाव से 2-3 महीना पहले कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। वो चाहती है कि जो कुछ लूट चुका वो तो लूट ही चुका है, जो कुछ बच सकता है उसे बचा लिया जाए। ठीक है, वासिक जी आपके पास आना चाहूंगा।
बीजेपी को जिस तरह से आड़े हाथों उन्होंने लिया, विपक्ष पे जिस तरह से निशाना साधा, हालांकि ये बात उन्होंने कही कि मार्केटिंग में आप आगे हैं, बीजेपी किस तरह की रणनीति के साथ आगे आएगी और जिन मुद्दों के साथ अब कांग्रेस सामने आ रही है, आज जो कुछ हुआ इस बैठक में, बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी होगी? आज बीजेपी की भी बैठक हुई। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहां तक राहुल जी की क्वालिटी हो या ना हो, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो कहीं किसी चुनाव में फेल हुए हैं, पास हुए हैं, ये कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है, क्योंकि वो गांधी परिवार है, उसी परिवार से नेता बनना है, ये तय है। वो हर मोर्चे पे आज तक फेल ही हुए हैं, जब से 10 साल से राजनीति में आए हैं। पर अगर कहीं फेल होते हैं तो पार्टी कहती है राहुल जी की जिम्मेदारी नहीं है। और पिछले चुनाव में आपने देखा, राजस्थान में उन्होंने बहुत सारे इमोशनल भाषण दिए, तरह तरह के अपने बलिदानों की बात की, और मुजफ्फरनगर के दंगों की बात की कि वहां लोग आईएसआई से मिल रहे, सारी बातें उन्होंने जनता के पास रखी। चलिए, वो सारी बातें सामने हैं, आप अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी बताइए। उसके बाद आपने हालात देखे कि वहां कितनी बुरी तरह से कांग्रेस की हार हुई है। ठीक है, वो हार तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, आपकी बीजेपी सामने है, स्ट्रेटजी के साथ सामने आएगी, बीजेपी की क्या नीतियां होंगी, बीजेपी किन मुद्दों के साथ है, ये बात भी अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया आप लोगों ने। नरेंद्र मोदी हर जगह मनमोहन सिंह को, पूरी कांग्रेस को, सरकार को निशाने पर जरूर लेते हैं, लेकिन नीतियां, अपनी रणनीतियां उन्होंने नहीं बताई कहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अभी भी है। और उन्होंने 10 साल वहां काम करके दिखाया है, तो पूरे देश में एक मैसेज दिया है। वो हर क्षेत्र में, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वहां औद्योगिकरण का मामला हो, आपने देखा होगा सारे देश की इंडस्ट्री वहां चलेगी। क्यों चलेगी? एक आदमी ईमानदार आदमी है, और जिस तरह से यहाँ रिश्वतखोरी और बेईमानी में लोगों को उलझा दिया जाता है, आज हमारे डॉलर की हालत देखो क्या पोजीशन हो गई है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री का विकास कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मोदी ने हर तरह का मैसेज जनता के सामने करके दिखाया है, वहां बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और 10 साल में मोदी जी का मैसेज अगर इतना क्लियर पहुंचा जनता में, तो दिल्ली में क्यों नहीं वोट मिला आपको? दिल्ली में क्यों नहीं? 32 सीट हम सरकार नहीं बनी ना आपकी। अरे बात कांग्रेस की करो कि उनका भ्रष्टाचार बोले था, आप की वजह से पैदा हो गई। देखिए, बीजेपी भी, राजीव, बीजेपी के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। ये बीजेपी व्यक्ति पूजा में सबसे आगे है। जब तक वाजपेयी थे, वाजपेयी जी की व्यक्ति पूजा, आडवाणी जी थे, आडवाणी जी की व्यक्ति पूजा। अब मोदी के आगे कुछ सोचने को तैयार नहीं है अच्छे बुरे पहलू पर। आज बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये संदीप दुबे जी की पार्टी बैठी हुई है। अगला जो उनका सम्मेलन, जो कल परसों इनकी बैठक होने जा रही है, उसके अंदर सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि केजरीवाल को कैसे रोका जाए। केजरीवाल ने कैसे इनका टायर पंचर कर दिया दिल्ली में, मंजिल तक पहुंचते। इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या ये चुनौती है? ये मान रहे हैं आप? आपकी पार्टियों में क्या ये चुनौती है? आप इतनी प्रमुखता से ले रहे हैं? देखिए, किसी चीज तमाम सर्वे आ रहे हैं, तमाम सर्वे आ रहे हैं जिसके अंदर केजरीवाल नंबर 2 पर, राहुल नंबर 3। नहीं, एक बात ये भी कही जा रही है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर सच्चाई को बीजेपी के नेता मानने को जी, वासिक साहब ये बात कही जा रही है, तैयार है वासिक साहब ये बात कहीं नहीं है, ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस की चिंता करने के लिए राहुल गांधी है, आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। चलिए, इसके दत्ता साहब से पूछता हूं मैं। दत्ता साहब, आपको क्या लगता है बीजेपी की रणनीति क्या होगी आज, जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया अब अपनी नीतियों का, अपनी रणनीतियों का, पीएम कैंडिडेट नहीं होगा, ये कल्चर का मसला है, उन्होंने कहा कभी हमारे यहां रिवाज नहीं रहा। बीजेपी को कहां पर देखते हैं? वासिक साहब कह रहे हैं कि उन्हें कोई डर, ना तो आम आदमी पार्टी से कहीं किसी तरह का खतरा महसूस हो रहा है, ना तो कांग्रेस से। अब नहीं, मैं समझता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की जहां बात आती है, या फिर रोड मैप की जहां बात आती है, मैं मानता हूं कि कल के और परसों का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो रेजोल्यूशन आएंगे, उस पे वो नीति सारे कहीं ना कहीं पे दिखाई देगा और झलकेगा भी। और अगर नीतिहीन रेजोल्यूशन अगर आती है तो बहुत अफसोसजनक होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टी है, और मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टी की नीति झलकना चुनाव से पहले बहुत आवश्यक होता है। कांग्रेस ने आज जितने सारे इश्यूज को उठाई है, वो मूल विचारधारा, कांग्रेस के मूल विचारधारा के साथ जोड़ा हुआ चीज है, और देश के परिपक्ष में भी कई सारी चीजें राहुल गांधी ने उल्लेख की है। मैं अपेक्षा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, या फिर कल का जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन और आर्थिक रेजोल्यूशन जो आएगा बीजेपी का, उस पे एक वैकल्पिक चीजें दिखाई देगी, और उसके साथ साथ
प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट एनडीए के और भाजपा के तरफ से जो नरेंद्र मोदी जी है, उनका भाषण बहुत इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद मैं मानता हूं कि एक सही दिशा में आकलन करना सही होगा। अभी मतलब जल्दबाजी होगा ये कहना कि बीजेपी की कोई नीति नहीं है या फिर नीतिगत आधार पे कुछ बातें नहीं रख रही है। थोड़ा सा और अपेक्षा करना चाहिए। 48 नहीं, ये बात दरअसल मोदी की जब जहां जहां रैली होती है उसमें सामने आती है। यूसुफ जी, आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने एक और जिक्र किया कि 15 लोकसभा सीटों पर वो डायरेक्ट कैंडिडेट चुनेंगे, लोगों के जरिए, लोगों की राय के जरिए। ये क्या उस बात से इसको जोड़कर देखा जाए? राहुल गांधी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का इफेक्ट है जिस तरह से आम आदमी, लेकिन देखिए बारीकी में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिखाने के लिए तो कहती साहब हमारे जनता के है, लेकिन अब उस प्रोसेस पे सवाल उठने लगे हैं जी। अभी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई नहीं है और कुमार विश्वास अमेठी में रैली कर रहे हैं, साहब ऐलान कर दिया गया और लोगों से आप पर्चे मंगा रहे हो। 15 तारीख आखिरी तारीख है, 12 तारीख को राहुल गांधी कुमार विश्वास कर, तो कुमार विश्वास के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए कानून कुछ और है पार्टी का, और बाकी लोगों के लिए कुछ और है। भाई पार्टी के अंदर से ये बात आई है ना कि संदीप जी क्या पहले कल्चर दूर करने की बात संदीप जी नहीं बता पाएंगे अभी, संदीप जी अभी नहीं बता पाएंगे, नहीं संदीप जी नहीं बता पाएंगे, जवाब सुनना पड़ेगा। अभी शासन बाबू से छुटकारा पाके जस्ट आए हैं, इनको नहीं पता होगा बहुत सारी बातें, क्योंकि फैसले वहां भी बंद कमरे में हो रहे हैं, जनता की अदालत में फैसले नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी से राहुल गांधी ने सीखते हुए ये फैसला जरूर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बाहरी लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कांग्रेस पहले भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, पहली बार नहीं है। ये भी हो सकता है कि संदीप जी दूसरे पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी पे आए हैं किसी आश्वासन के साथ। शायद इनका भी घोषणा हो जाएगा कि फलाना जगह से चुनाव लड़ लेंगे और वो 15 तारीख तक बात निकली है। तो एक बात मैं और चलता चलूं, दरअसल ये आम आदमी पार्टी का एक बहुत पैतरा है। दिल्ली में इन्होंने मांगा कि एक जो आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, दिल्ली की 10 की 10 विधानसभा सीटों से कम 100 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर इकट्ठा करके दीजिए। हर सब जगह से मांग रहे हैं। तो आप सोचिए कितने मोबाइल नंबर इनके पास इकट्ठा हो जाएगा, डेटाबेस, उसके बाद SMS कैंपेन चलेगा। तो ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। चलिए मैं संदीप जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस, थोड़ा देर से पहुंचे हमारे इस बहस में। जयवीर जी, क्या लगता है आप कांग्रेस जिस रणनीति के साथ सामने आती हुई दिख रही है, राहुल गांधी जी ने जिन वादों का, जिन नीतियों का और जिन रणनीतियों का जिक्र किया आज, वो कितना कारगर होगा आपकी पार्टी के लिए? देखिए, राहुल जी का आज भाषण एक निडर, उत्साहित और क्लियर और स्पेसिफिक भाषण था। ये भाषण कांग्रेस की सोच और बाकी पार्टियों की सोच में अंतर दिखाता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ 2014 का चुनाव नहीं है, हम लॉन्ग टर्म रिफॉर्म अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए देश को तैयार कर रहे हैं। आज के खास पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स उनकी स्पीच के बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्लियर